नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम कक्षा 12वीं की इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास फुल कोर्स हिंदी में करने जा रहे हैं। अगर आपको उसका फुल कोर्स हिंदी में करना है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है बेटा, हम पहला चैप्टर कर रहे थे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। उसकी ये तीसरी वीडियो है और यहाँ पे हम 7वें पॉइंट से पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा और उसकी आधारिक संरचना और ब्रिटिश शासन काल के सकारात्मक पहलू इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ओके बेटा, इसका 7वां टॉपिक है स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा। मतलब स्वतंत्र समय हमारा व्यावसायिक ढांचा कैसा था? हमने अपने व्यवसाय को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ था: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संबंधी चीजों से जुड़ा होता है, जैसे किसान है, आपके पशुपालन है, आपका मत्स्य पालन है, खदान है, खनिज है। इनसे जुड़े हुए जो भी व्यवसाय होते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में वह व्यवसाय आते हैं जो उत्पादन क्रिया में लगे होते हैं, निर्माण क्रिया में लगे होते हैं, उनको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आती है सेवाएं, जैसे बैंकिंग, बस सर्विस, टीचरिंग, ये सारी की सारी तृतीय क्षेत्र में आती है। तो उस समय की बात करते हैं, हमारा व्यवसाय जो था 1951 के हिसाब से, ये आपको तालिका में दे रखा है। जो प्राथमिक क्षेत्र था उसमें कुल मिलाकर 72.7% लोग जो थे लगे हुए थे। मतलब ज्यादातर लोग जो थे प्राथमिक क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, जिसमें कृषि के अंदर 50% काम कर रहे थे। जो कृषि के अंदर श्रम यानी कि जो मजदूरी करते थे, भूमिहीन किसान किसान वगैरह या किसानों के अंतर्गत में जो मजदूरी करते थे, वो 19% थे। बानकी, मछली पालन, पशुपालन जो काम थे वो 2%, 2.4% काम कर रहे थे। और खनन खनन मतलब अभी बताया था, खनिज वगैरह निकालना, कोयला वगैरह, उसमें 0.6% लोग काम कर रहे थे। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 10.1 ओनली 10% लोग काम कर रहे थे आजादी के समय, जिसमें निर्माण करने वाले लोग जो छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग में लगे हुए थे 9% लोग थे। और भवन निर्माण में लगे हुए वाले 1% थे, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंदर मैंने कहा था निर्माण और कंस्ट्रक्शन दोनों काम आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, पुल वगैरह बनाना, सड़क बनाना, डैम बनाना में सारे काम आते हैं। तो उसमें सिर्फ 1% लोग ही लगे हुए थे। जबकि तृतीय क्षेत्र के अंदर जो था वो व्यापार और वाणिज्य के अंदर आप 5.2% लगे हुए थे। जबकि भारतीय क्षेत्र में उस समय कितने लोग थे? सिर्फ 17.2%, जो कि कृषि की तुलना में बहुत पीछे थी। एक्चुअली तृतीय क्षेत्र में ज्यादातर जो है वो एजुकेशन ज्यादा मांगता है, और उस समय एजुकेशन बहुत लो था। इसलिए व्यापारिक में लगे थे 5.2। यातायात, संग्रह और संचार मतलब यातायात, सूचना इधर उधर भेजने वाले लोग थे, वो सिर्फ केवल केवल 1.4% थे। और सबसे ज्यादा लगे हुए थे अन्य सेवाओं में। ये अन्य सेवा क्या थी? उसमें अन्य सेवा थी टीक मतलब अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो लोग थे थोड़े बहुत थे। पर फिर भी अगर देखा जाए तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही सर्विस को प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये तालिका आपको याद नहीं करनी है, बट ये समझना है कि तालिका प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग डिपेंड थे, द्वितीय क्षेत्र में नंबर 3 पे थे, जबकि तृतीय क्षेत्र पे 17 पॉइंट, यानी कि सबसे ज्यादा कृषि पे लगे हुए थे। नंबर 2 आपके तृतीय क्षेत्र में लगे हुए थे, और नंबर 3 उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए थे। ठीक है। अब इसकी ढांचे के हिसाब से हम बात करते हैं स्वतंत्र समय हमारे व्यावसायिक ढांचा कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट है, कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख सूत्र था। मतलब हमें अगर काम करना है तो कृषि पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पढ़ा था, कृषि के अंदर स्वतंत्रता के समय 72.7% लोग कार्यशील थे, जो कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो कृषि में लगा हुआ था। समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास काम करने का और साधन नहीं था, एजुकेशन नहीं था उनके पास क्या कहते हैं, कोई टेक्निक वगैरह नहीं थी, इसलिए सभी लोग कृषि पे ही ज्यादा डिपेंड थे। विश्व के उन्नत देशों की जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत कृषि पर आश्रित है। मतलब अगर विश्व की बात करें तो ज्यादातर विश्व के अंदर कृषि पे ज्यादा लोग डिपेंड नहीं है, वो किसी और काम में लगे हैं। जबकि भारत के अंदर 72.7% था। ठीक है। जैसे कि हम बात करें जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो जो जापान है, जापान में सिर्फ 12% लोग किसानी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। जर्मनी में सिर्फ 4% लोग काम करते हैं, जबकि भारत में कितना था? 72%। ये बहुत ज्यादा था अन्य देशों की तुलना में। दूसरा, उद्योग।
उद्योग जो था वो व्यवसाय का एक महत्वहीन सूत्र था। मतलब बेटा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास जो उद्योग में लगने वाले लोग थे वो केवल 10.1% था, और जो कि व्यवसाय में केवल 9% ही था जो उद्योग का निर्माण खनन आदि में लगा हुआ था। मतलब ये कि हमें व्यवसाय के लिए कोई भी एक मुख्य सूत्र नहीं मिल रहा था जिसका व्यवसाय किया जाए, जैसे कहते हैं कच्चा माल वगैरह, इसका कोई हमें सूत्र नहीं था कि हमें क्या क्या उत्पादन किया जाए। आज की डेट में हम कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं, पेप्सी फ्रूटी जो भी हमारे दिमाग में आता है उसे बनाते हैं, बेचते हैं, ऐड करते हैं, परंतु उस समय हम ये नहीं सोच पा रहे थे क्या बनाया जाए जिसे लोग किस तरीके से मांग करें। इसलिए वहां पर कोई सूत्र नहीं था जिसको हम उत्पादन प्रक्रिया में लगे, जो कि पहले कह दिया कि 9% लोग थे जो कि सिर्फ उत्पादन और उद्योग वगैरह में लगे थे छोटे मोटे। और तीसरा पॉइंट है असंतुलित विकास। मतलब विकास जो था वो संतुलित नहीं हो रहा था, वो असंतुलित था, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो काम धंधे थे, मतलब जो व्यापार वगैरह थे, जो रोजगार के मुख्य साधन था, वो था कृषि। और कृषि पे 72% लोग डिपेंड कर रहे थे, इसीलिए हमारे देश में विकास इतना ज्यादा नहीं था। जो क्योंकि आपको पता है किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसकी औद्योगिक प्रणाली और सर्विस प्रणाली जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आजादी के समय जो हमारा उत्पादन की प्रक्रिया था, यानी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र था, वो अपने पैर पसार रहा था, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जबकि कृषि जो था वो उस पे बहुत सारे लोग डिपेंड तो थे, परंतु वो इतना विकास नहीं कर पा रहा था लोगों का। रोजगार तो मिल रहा था पर उसको उतनी संपत्ति वगैरह या विकास नहीं मिल पा रहा था जिससे कि मैं उसे विकास कह सकूं। भी जैसे हमने तालिका में देखा, विकास को संतुलित कब कहा जाता है, जब आपके तीनों क्षेत्रों में बराबरी का विकास हो, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा था। हालांकि भारत में द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों का विकास अपने शैशव काल में था। शैशव काल मतलब बढ़ोतरी कर रहा था, बचपन से जवानी की तरफ आ रहा था। अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय एक तरफा थी और पिछड़ी हुई थी। क्यों? स्वतंत्र समय सारी जनसंख्या कहाँ लगी हुई थी बेटा? कृषि के अंदर। तो कृषि में इतना विकास था नहीं, इसलिए हमारे पास जो विकास था वो असंतुलित था। क्योंकि संतुलित विकास के लिए हमें चाहिए तीनों क्षेत्र में बड़ा जो बराबरी है उसका विकास हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, विकास कृषि का तो हो नहीं रहा था, और जो हमारे पास द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र था वो भी अपने शैशव काल में ही के समय आधारिक संरचना का मतलब क्या है कि आजादी के समय हमारे देश की जो आधारिक संरचना थी वो कैसी थी। आधारिक संरचना का मतलब होता है जो बेस होता है किसी देश को डेवलप करने का, जैसे यातायात, संचार, बैंकिंग प्रणाली, सुरक्षा प्रक्रिया, शिक्षा, ये सारी आधारिक संरचना होती है जिसमें सड़क, डैम, पुल वगैरह सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। परंतु आज़ादी के समय हमारे देश की जो आधारिक संरचना थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। मीनिंग ओवरऑल हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आज़ादी के समय क्या, आज़ादी के समय हर क्षेत्र हमारे पिछड़ा हुआ था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो आपको पॉइंट जो है पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं, पर उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सके। तो बेटा हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता के समय आधारिक संरचना कैसी थी। तो आधारिक संरचना बहुत पिछड़ी हुई थी और बैकवर्ड थी और बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में थी। किसी भी आधारिक संरचना कहते हैं किसको है, पहले इस पे क्लियर कर लेते हैं बेटा। आधारिक संरचना को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। आधारिक संरचना को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो आर्थिक और एक सामाजिक। मतलब एक तो पैसे वाली और एक समाज के बारे में। अगर आर्थिक परिवर्तन का मतलब होता है यातायात के साधन बदल दिए जाए, संचार आ जाए, बैंकिंग प्रणाली आ जाए, शक्ति या ऊर्जा की एनर्जी का रिसोर्स मिल जाए, उसको हम बोलते हैं आर्थिक परिवर्तन। और उस समय भारत की आजादी के समय हमारा यातायात का साधन ज्यादा नहीं था। हाँ रेल तो आ गई थी, पर रेल भी अंग्रेजों ने अपने माल को इधर से उधर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम किया करते थे। हमारे पास यातायात के साधन फिक्स नहीं थे, ना बस थी, ना आपका ये एरोप्लेन वगैरह ज्यादा नहीं थे। हमें तब भी चार पहिए वाले, मतलब इस तरह से कहा जाए तो जानवर वाले जो गाड़ी होती थी, इसे कार्ट बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह पे ही डिपेंड करा करते थे। संचार का साधन नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, और ना ही कोई ऐसी सुविधा थी जिससे कि हम सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। बैंकिंग प्रणाली तो बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली आजादी के समय बहुत ना, अंग्रेजों ने कुछ बैंक वगैरह खोल रखे थे, उसको लोग इतना पैसा था नहीं कि बैंक में जमा करें या वहां से उधार लें।
शक्ति और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के हमारे स्रोत जो थे वो निश्चित नहीं थे। हमारे पास कोई भी चीज, लकड़ी, कोयला वगैरह, ये निश्चित रूप से नहीं था, या पेट्रोल या डीजल या बिजली उतनी निश्चित रूप में नहीं थी। इसलिए आजादी के समय हमारी जो आधारिक संरचना थी बहुत पिछड़ी हुई थी। दूसरी बात करते हैं आधारिक संरचना में शामिल करते हैं सामाजिक परिवर्तन। अब समाज में जो परिवर्तन होता है वो भी आर्थिक संरचना का पार्ट होता है। मतलब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास सुविधा है, ये सब भी हमारी आधारिक संरचना का ही पार्ट होते हैं। जिस देश के सभी लोग पढ़े लिखे हैं उनकी आधारिक संरचना अच्छी होती है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है और सबके पास रहने के लिए जगह है, उसको हम काउंट करते हैं। पर आज़ादी के समय हम बात करें तो सिर्फ 17% या 16% लोग ही थे जो शिक्षित थे। तो वहां पे तो हम पिछड़ेपन का साथ हो गए। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य का भी कह सकते हैं कि उस समय जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, और जीवन प्रत्याशा जो थी बहुत कम थी। ठीक है, 32% आसपास आपने पढ़ी थी भी लास्ट टॉपिक के अंदर। और आवास सुविधा, ज्यादातर किसान जो थे हमारे पास, जो ज्यादा लोग थे वो किसानी में लगे हुए थे, उनके पास पक्का मकान नहीं था, वो किसानी में लगे रहते थे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ था तो वो सिर्फ किसानों का हुआ था सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए उनके पास भी आवास सुविधा नहीं थी। अगर किसी देश के अंदर ये तीनों सुविधा अच्छी होती है तो हम कहते हैं उसकी आधारिक संरचना अच्छी है। पर हमारे देश में आजादी के समय आधारिक संरचना जो थी वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, यानी कि पिछड़ी हुई थी। अब आधारिक संरचना के अंदर हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है कि रेलवे का विकास ब्रिटेन के द्वारा तैयार वस्तुओं को उपनिवेशक भारत में आंतरिक भागों में पहुंचाने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उत्पादनों के लिए बाजार के आकार को विस्तृत करना था। मतलब ये कि रेलगाड़ी तो थी हमारे पास, पर रेलगाड़ी का ज्यादातर उपयोग जो था वो ब्रिटेन द्वारा लाए गए माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उपयोग किया जा रहा था, ताकि वो अपने बाजार को बढ़ा सके, फैला सके, अपने जो पांव थे वो गांव तक या दूर दूर मतलब जो जगह थी वहां तक पहुंचा सके। दूसरा, उस समय बेटा बंदरगाहों का विकास हो चुका था, पर बंदरगाहों का विकास जो था वो हमारे डेवलपमेंट का कोई कार्य के लिए नहीं किया गया था, वो सिर्फ ब्रिटेन ने अपने लिए करा गया था, ताकि भारत से कच्चा माल जो था वो ब्रिटेन को ले जा सके और ब्रिटेन से तैयार माल जो था वो भारत में आ सके। तो यहाँ पे लिखा है ब्रिटेन से कच्चा माल जो है निर्यात किया जा सकता था और ब्रिटेन से बनी तैयार वस्तुएं देश में आयात की जा सके, इसीलिए बंदरगाहों का उन्होंने विकास किया था। तीसरा, डाक तार वगैरह, डाक तार की भी सुविधा आ गई थी, मतलब जो आपको डाक बोलते हो, पोस्ट ऑफिस से बोलते हो, वो भी आ गई थी, परंतु इसका भी उद्देश्य उनके प्रशासनिक कुशलताओं के लिए था। मतलब उनकी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जो ब्रिटिश शासनकाल की थी। मतलब ब्रिटिश शासनकाल ने हर गांव, हर शहरों के अंदर, जिलों के अंदर अपनी चौकियां वगैरह बना रखी थी, अपना ऑफिस बना रखा था। तो उनके जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। वहां पे क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से, यानी कि ब्रिटेन से जो ऑर्डर आया करते थे, उस ऑर्डर को जगह जगह, गांव गांवों तक पहुंचाने के लिए डाक तार की उन्होंने सुविधा शुरू करी थी। फिर देश के विभिन्न कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का भी निर्माण किया गया। मतलब ये जो माल है वो किसानों से उठाया जाएगा, कच्चा माल, और किसानों से माल लेकर बंदरगाहों तक पहुंचाएंगे कैसे, उसके लिए उन्होंने सड़कों का भी निर्माण किया। और सड़कों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ माल को बंदरगाहों या रेलगाड़ियों तक पहुंचाने के लिए ही किया गया। उसके लिए देश का कोई विकास नहीं हुआ कि भाई सड़क थी, रेल थी, बंदरगाह था, डाक तार भी था, तो उससे तो हमारी जो आधारिक संरचना थी वो बड़ी होनी चाहिए थी, पर नहीं। इन चारों का उपयोग जो था ब्रिटिश शासन में अपने बाजार को बढ़ाने के लिए या उनके लिए अपनी सूचना को इधर से उधर करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए ही किया। मतलब ये कि घुमा फिरा के बात करें कि इतना काम होने के बाद भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसकी जो आधारिक संरचना थी बहुत पिछड़ी हुई थी, उसका बहुत ज्यादा शोषण हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 8वां पॉइंट आ रहा है इसमें, भारत में ब्रिटिश शासनकाल का सकारात्मक प्रभाव। भाई हमने पिछले 8 पॉइंटों में भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल था उसकी बहुत सारी बुराई कर ली, बहुत सारे उसके
वीक पॉइंट निकाले कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, गरीबी थी, मतलब बहुत सारे पॉइंट हमने इसमें पढ़ लिए। कृषि जो पॉइंट था वो खराब था, उद्योगी बेकार बेकार थी, विदेशी जो व्यापार था वो भी हमारा बेकार चल रहा था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था वो भी बेकार था। परंतु उसके भी कुछ सकारात्मक पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट थे ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत। वो क्या थे? सबसे पहला था कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण। कि आजादी के से पहले जो ब्रिटिश शासन काल थे वो बेटा हमारे किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनसे जीवन निर्वाह खेती की जगह व्यापारिक खेती कराते थे। वह उनसे नील का उत्पादन करवाते थे, उनसे कपास का उत्पादन कराते थे, अफीम का भी उत्पादन कराते थे। तो वो उनसे जबरदस्ती करा करते थे, परंतु उस जबरदस्ती के कारण जो वहाँ के किसान थे उन्हें व्यापार से अवगत कराया गया और ये बताया गया कि आप अपने दृष्टिकोण को चेंज करें। आप जीवन निर्वाह खेती की जगह, जो पहले हम जीवन निर्वाह खेती करते थे, उसको बदलकर आप क्या करें, उसको व्यापारिक खेती करने आ जाए। अब व्यापारिक खेती मतलब जो बाहर बेचने के लिए काम की जाती है। तो उसका जो उनको प्रभाव था वो ब्रिटिश शासन काल में ही मिला था। तो प्रदेश में क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के बाध्यकारी व्यापारीकरण ने निर्वाहक किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से अवगत कराया। यह सच है, लेकिन इससे किसानों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आया। किसान उपज बाजार मूल्य को उनके उत्पादक निर्णयों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक मानने लगे। मतलब वो ये समझने लगे कि अब मुझे जो उसमें मैं खेती बाड़ी में पैसा लगा रहा हूँ वो भी मुझे प्राप्त हो सकता है अगर मैं अपनी फसल को बाहर बेचूं। पहले उनका अंदर नहीं था, वो अपनी जीवन निर्वाह खेती करते थे सिर्फ कि माल को उगाओ, खाओ और बस रहने दो। अब उन्हें लगा कि अगर मैं इसमें पैसे लगाऊंगा वो बाहर जाकर बेचकर मुझे पैसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है बेटा रोजगार के नए अवसर। रोजगार के नए अवसर का क्या? आपको पता है कि आजादी के समय ज्यादातर जो किसान, जो हमारे लोग थे, भारतीय नागरिक जो थे, वो सिर्फ किसानी पे लगे हुए थे, मतलब कृषि के अंदर लगे हुए थे। पर अंग्रेजों ने पुल बना रहे हैं, सॉरी सड़क बना रहे हैं, रेल की पटरियां बिछा रहे हैं या फिर रेल बना रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई। और वो मजदूर कहाँ से लेंगे? वो मजदूर लेंगे हमारे देश से। भले वो उनका शोषण करते थे, उनको मारपीट करते थे, उनका मतलब एक तरह से उनको सैलरी कम देते थे, बदुआ मजदूर बनाते थे और काम ज्यादा घंटे लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे हमारे देश का आर्थिक विकास शुरू होने लगा तो हमें भी सड़कें, रेलवे वगैरह का निर्माण करना शुरू करा, जिससे कि जो रोजगार के थे वो नए अवसर मिलने लग गए थे। मतलब आपको रोजगार किसान के अलावा, मतलब कृषि के अलावा भी आपके पास रोजगार है। रेलवे तथा सड़कों के विस्तार ने आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कई नए अवसर खोल दिए। भाई जब रेल आएगी, मतलब सड़क बनेगी, रेल बनेगी, रेल आएगी तो उसमें नए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ में सड़क के दोनों किनारे आप दुकान भी बना सकते हो, आप उद्योग भी लगा सकते हो। तो उस वजह से ब्रिटिश शासन काल के अंदर नए नए रोजगार के अवसर भी खुलने लगे थे। ठीक है। अकाल पर नियंत्रण। अब अकाल का नियंत्रण क्या है? आपको पता है भारत में सबसे पहले जो था वो उसके जो सिंचाई का साधन सिर्फ और सिर्फ वर्षा हुआ करती थी। मतलब वर्षा अच्छी हुई तो हमारी उत्पादन अच्छा हो जाएगा और वर्षा कम हुई तो उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। अब क्या होता था कि जहां पर वर्षा नहीं होती थी वहां पे अकाल आ जाता था, भुखमरी होती थी, पैदावार नहीं होती थी। तो अब क्या हुआ, रेलगाड़ी आने के कारण हम यहाँ से जहाँ पे अकाल नहीं आया वहां से सामान उठाकर उस जहाँ पे अकाल आया हुआ है वहां पे हम सामान को ले आ सकते हैं, मतलब क्षतिग्रस्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों पे ले जा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जो अकाल वगैरह की जो स्थिति वो थी वो उस पर नियंत्रण हो गया। तो भाई पहले हमारे पास यातायात नहीं थे, तो आपने देखा हो ना, एक जगह बाढ़ आ रही है, एक जगह सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे भी पहले होता था। तो जहां पर सूखा हो रहा है, बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक कोई आपदा होती थी, तो वहां पे पैदावार तो होती नहीं थी अनाज की, और फिर वहां पे भुखमरी है, बीमारियां फैल जाती थी। अब क्या हुआ, जैसे रेलगाड़ी वगैरह आई, यातायात के साधन आए, तो हम यहाँ पे जो सामग्री उत्पादन होता था हम वहां से उठाकर यातायात के द्वारा क्षतिग्रस्त जगह पर ले जाया करते थे, ताकि वहां के लोगों को आराम मिल सके। तो उससे क्या हुआ, अकाल पर नियंत्रण हो गया। यातायात के तीव्र या साधनों के विस्तार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को शीघ्रता से खाद्य सामग्री पहुंचाने जाने लगी। तद तदनुसार
अकाल पे नियंत्रण हो गया। मतलब अब अकाल नाम की चीज नहीं है, आप जहाँ से भी सामग्री है, जहाँ पे संपन्न देश है, संपन्न राज्य है, वहां से सामग्री उठाकर क्षतिग्रस्त जगह पे ले जाओगे यातायात के कारण, क्योंकि आपको पता जब ट्रेन वगैरह चल गई थी। फिर विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज आने के बाद हमें विनिमय की एक मौद्रिक प्रणाली मिल गई। मतलब पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा सामान मिल गया या ऐसा चीज मिल गई जिसको हम मुद्रा बोलते हैं। जो मुद्रा थी वो हमें मिल गई। नहीं तो पहले क्या होता था कि भाई राज्य अलग है तो राज्यों की मुद्रा भी अलग है, तो वो वाली एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। ना तो ये राज्य से कोई खरीद सकता था ना ये, सिर्फ सोने की जो वैल्यू होती थी उसी से ही हम सामान लेन देन करते थे, या वस्तु वस्तु प्रणाली, क्योंकि दोनों राज्यों की जो मुद्रा थी वो अलग होती थी। पर ब्रिटिश शासन काल में आने के बाद पूरे भारत में एक जैसी मुद्रा का ही प्रचलन हो गया, जिसके कारण हम कहीं से भी किसी भी वस्तु को लेन देन कर सकते हैं। तो ये वाली सुविधा जो थी अंग्रेज शासन काल में, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला कि पूरे भारत में एक जैसी मुद्रा चलेगी। अब राज्य या जो अलग अलग देश थे उनके हिसाब से मुद्रा बदली नहीं जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा विनिमय प्रणाली शुरू हो गई। हाँ, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली भी बहुत मशहूर हुआ करती थी कि हम वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे। ठीक है। फिर अगला है कुशल प्रशासनिक प्रणाली। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजादी से पहले हमारे पास जो राजा महाराजा थे उनके पास कोई अच्छा प्रशासन प्रणाली नहीं थी। सभी एक दूसरे लड़ते रहते थे, एक दूसरे कब्जा करते रहते थे, मारते पीटते थे। मतलब बहुत ज्यादा प्रशासन प्रणाली अच्छी नहीं थी। कोई जवाबदेही नहीं होती थी, नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे जाने की, किस तरीके से हम बात करेंगे अपने अधिकारियों से, या अधिकारी हमसे किस तरह से बात करेंगे, ये कोई पैटर्न नहीं था हमारा उस समय। बट ब्रिटिश शासन काल में एक बहुत अच्छा पैटर्न था। ऑर्डर ब्रिटेन से आता था, बड़े 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 ऑफिसर पे, छोटे ऑफिसर पे भी, लोगों पर भी ऐसे लागू होता था। तो ये एक कुशल प्रशासन जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो हमने अंग्रेजों से सीखी थी, कि भारत को ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण देन कुशल प्रशासनिक प्रणाली है। इससे हमारे राजनीतिक तथा नियोजकों के लिए परिकल्पित का काम किया गया। मतलब उससे क्या हुआ कि उस प्रणाली से हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली थी और जो नियोजक प्रणाली, नियोजक मतलब जो नियोजन बनाते हैं, योजना वगैरह बनाते हैं, उनकी प्रणाली को बहुत अच्छा आधार मिला था ब्रिटिश शासन काल के द्वारा। ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत सारी बुराइयां होते हुए भी ब्रिटिश शासन काल का बहुत सकारात्मक प्रभाव था। कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण आ चुका था, उन्होंने जीवन निर्वाह खेती को छोड़कर व्यापारिक खेती करना शुरू करा। रोजगार के नए अवसर आ गए थे। जो पहले हम किसान पे ही, कृषि पे डिपेंड करते थे, अब सड़क बनाने और रेलगाड़ी बनाने या रेल की पटरी बिछाने के लिए भी हमें लोगों को मजदूरी के लिए नए नए अवसर मिल गए थे। अकाल पे नियंत्रण, मतलब जहाँ पे वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ा है या भूकंप वगैरह आया है, तो वहां पे अनाज वगैरह तो पैदा होता नहीं था। तो जो संपन्न राज्य था या संपन्न जगह थी वहां से अनाज उठाकर जो आपकी क्षतिग्रस्त जगह थी वहां पे पहुंचाया जाता था। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, जो पहले वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी या एक राज्य से दूसरे राज्य को पहुंचाने में प्रॉब्लम होती थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और एक मुद्रा प्रणाली लेके आए, जिससे कि हम पूरे भारतवर्ष में वस्तु का क्रय विक्रय आराम से कर सकते थे। फिर तीसरा लास्ट पता है कुशल प्रशासनिक प्रणाली, जो कि हमारे देश को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर राजा महाराजा का ही दौर चलता था, जिसमें कोई अच्छी प्रशासनिक प्रणाली होती नहीं थी, ना कोई जवाबदेही होती थी। बस पता नहीं कैसे ऑर्डर ऊपर से नीचे आते थे, कैसी जो विनती होती थी या हम कह सकते हैं जो की वगैरह होती थी या हमारी जो रिक्वेस्ट होती थी वो कैसे ऊपर जाए, इसकी कोई भी सही तरीके से प्रणाली नहीं थी। परंतु अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन काल के अंदर ये प्रणाली हमें देखने को मिली, जिससे कि हमारे राजनीतिक और नियोजक को एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है। यहीं पे हमारा पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।